अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी के लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम लॉन्च करने के फैसले ने नया महाज खड़ा कर दिया है। इस फैसले से मुतल्लिक वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जारी बयान में कहा गया था कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को शुरू करने की मंजूरी पाकिस्तानियों के अस्करियत पसंदी के खात्मे के कौमी अज़्म की अलामत है। बयान में कहा गया कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम एक जामे और फैसला कुन अंदाज में मुल्क में इंतहा पसंदी और अस्करियत पसंदी के खतरात से निपटने के लिए कोशिशों के मुतअद्दिद खतूत को मरबूत और हम आहंग करेगा। मज़ीद कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी चारों सूबाई हुकूमतों के अलावा गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की इंतजामिया और तमाम दूसरे स्टेक होल्डर से मशवरे के बाद दी। दिलचस्प बात यह है कि गुज़िश्ता रोज़ के इजलास में तमाम सियासी अस्करी क़यादत भी मौजूद थी। बिलखसूस तहरीक इंसाफ से वाबस्ता वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी शरीक थे और बज़ाहिर उनकी जानिब से इस ऑपरेशन की कोई मुखालफत सामने नहीं आई। ताहम उनकी जमात ने पवांग दोहल इस ऑपरेशन को मुस्तरद कर दिया है और पार्लियामान की मंजूरी और इत्तेमाद के बगैर इस तरह की कार्रवाई पर दामद का फैसला किया है। आज कौमी असम्बली में होने वाला बजट इजलास भी इसी तनाज़े के गिर्द घूमता रहा, जिसमें हुकूमत तहरीक इंसाफ को तनकीद बराए तनकीद और रियासत मुखालिफ सोच के ताने देती रही। एपेक्स कमेटी ने अज़्म से काम का जो आज जो की तरफ जो है एक कदम बढ़ा रहे हैं, उसको दोबारा रिवाइव कर रहे हैं, उसको लेके काबीना में जा रहे हैं। हम इस हाउस में भी लेके आएंगे, इस हाउस में इस मौजू के ऊपर डिबेट भी करेंगे। कल की मीटिंग के अंदर इनके खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने ये सारी बहस हुई, उसके सामने ये रिजॉल्व किया गया कि ये इकदाम उठाए जाएंगे दहशतगर्दी के खिलाफ। यहाँ पे ये मुजाहरा करके दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं। ये आज भी 9 मई के मौकफ से नहीं हटे, आज भी ये 9 मई के ऊपर खड़े हैं। जबकि जवाब में तहरीक इंसाफ मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत पर बजिद रही। ऑपरेशन इस्तेहकाम शुरू हो रहा है कि पहले इससे कि एपेक्स कमेटी इसकी मंजूरी दे, उसके लिए इस पार्लियामान को इत्तेमाद में लेना जरूरी है। किसी किस्म का कोई ऑपरेशन होता है, पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस मिले। हम लोग किसी और के जंग में अपने आप को नहीं धकेल सकते। हम किसी तौर पर किसी ऑपरेशन की हिमायत नहीं कर सकते। अगर कोई डिसीजन हुआ है तो पार्लियामेंट को इत्तेमाद में लिया जाए। तहरीक इंसाफ की जानिब से इस मुखालफत को भी इसलिए भी मानी खेज समझा जा रहा है क्योंकि जुमा के रोज़ पाक की मुशावरती मैकेनिज्म इजलास में चीन के वजीर लियो जियान चाओ ने पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी को अंदरूनी इस्तेहकाम और बेहतर सिक्योरिटी से मशरूत करार दिया था, जिसके जवाब में तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों ने मुल्क में सिक्योरिटी और सियासी इस्तेहकाम लाने में ताउन का अज़्म किया था। और इस ऑपरेशन के फैसले को भी चीन के मुतालबे के तनाजुर में देखा जा रहा है क्योंकि हालिया दिनों में मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी के कई वाक़यात में चीनी शहरियों को भी निशाना बनाया गया है। इन तमाम मामलात पर तफसील करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर साफ़ी और तजज़ेकार अतर कादमी साहब ने और मुज़म्मिल सरवरदी साहब ने, जबकि प्रोग्राम में आगे चल के हम दिफाई तजज़ेकार सैयद मोहम्मद अली से भी बात करेंगे। अतर कादमी साहब, पाकिस्तान में रिसेंटली दहशतगर्दी के वाक़यात में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिला है और पर्टिकुलरली जो खैबर पख्तूनख्वा में साबिक फाटा के जो बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है। चीन की जानिब से भी जोर दिया गया इस बात पर कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए। ये जो इस पर सियासत शुरू हो चुकी है दोनों तरफ से, हालांकि ये एक नेशनल कॉज है, पाकिस्तान के मुफाद में है, ये सारा कुछ पाकिस्तानी अवाम के मुफाद में है, लेकिन दोनों तरफ से सियासत इस पर शुरू हो चुकी है। तहरीक इंसाफ कह रही है जी कि किसी की जंग, हालांकि ये हमारी अपनी जंग है, पाकिस्तान के शहरी जो है हमारे वो इसका निशाना बन रहे, कोई दूसरा इसका निशाना नहीं बन रहा। दूसरा जनाब हुकूमत भी इस चीज़ को पोलिटिसाइज कर रही है। अता तारड़ साहब भी कह रहे हैं जनाब के ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ हमने ऑपरेशन शुरू कर दिया और तहरीक के साथ तहरीक चला रही है, ये कोई टाइम में तहरीक चलाने का हर कोई इसका सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आज पार्लियामेंट के अंदर मुतालबा हुआ, मेरे ख्याल में बड़ा मुनासिब मुतालबा है। अगर कोई ऑपरेशन करना है, किसके खिलाफ करना है, किस एरिया में करना है, उसकी क्या डिटेल्स हैं, अगर वो पार्लियामेंट के अंदर इन कैमरा हाउस में भी वो डिस्कस हो सकती हैं। बैरिस्टर गौर साहब ने ये भी कहा कि इन कैमरा आप आके हमें ब्रीफिंग दे दें, तो उसमें तो कोई मजायका नहीं है, पार्लियामेंट इसको देखे। अब इशू ये है कि आपको याद होगा कि माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ऊपर नून लीग वाले ये तनकीद करते रहे कि वो लोग अफगानिस्तान से लोगों को लेके आ रहे हैं, यहाँ पे लोगों को बसा रहे हैं और उनकी वजह से आने वाले दिनों में बड़े मसाइल पैदा होंगे। तो ये बहस तो काफी अरसे से चल रही है, लेकिन ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। मेरे ख्याल में अगर आपको याद हो, मैं पूरी कौम को याद होगा कि जनरल मुशर्रफ के जमाने से हम देख रहे हैं कि ऑपरेशंस हो रहे हैं। हर दफा हमें कहा जाता है कि बस अब बिल्कुल खत्म कर दिया गया, तो यकीनन कुछ ना कुछ मसला तो है कि मामलात खत्म नहीं होते, बार बार हमें ये करने पड़ते हैं। और दूसरा ये है कि अगर कहीं पे कोई दहशतगर्दी हो रही है तो उसके खिलाफ कोई ऑपरेशन की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान का आइन कानून जो है वो हमारे इदारों को इजाजत देता है। ये तो एक ऑन गोइंग प्रोसेस होना चाहिए। और जो आपने जिक्र किया कि दहशतगर्दी में सियासत हो रही है, अगर आप ये देखें एक तरफ शोएब शाहीन के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा रैली निकालने पे हो जाएगा
और दूसरी तरफ वही हुकूमत कहेगी कि हम दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं। इन्होंने तो दर्जनों मुकदमे सियासी मुखालफिन के खिलाफ, वकला के खिलाफ दहशतगर्दी के करवाए में। तो ये वो भोंडा मजाक है जो होता है आइन और कानून के साथ। जो दहशतगर्द है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसमें अगर आप सियासत को मिक्स करेंगे, चाहे किसी भी जानिब से किया जाए, वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। जी मुज़म्मिल साहब, इस पे सियासत किसी एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से, जिस तरह मैंने बात की पहले भी कि अता तारिर साहब कल हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे, मैं जरा सुना भी देता हूँ वो क्या बात कर सकते हैं एग्जैक्टली। वो कह रहे हैं कि एक तरफ हमने ऑपरेशन शुरू कर दिया है, ऐसे में तहरीक इंसाफ को तहरीक नहीं चलानी चाहिए, ये कोई टाइम नहीं है। जरा सुन लें आप भी। माहौल के अंदर एक एंटी टेररिज्म ऑपरेशन भी चल रहा है, सिक्योरिटी खदशात भी हैं, इकोनॉमी भी टेक ऑफ कर रही है, उसके एहतजाज करके, तोड़ फोड़ करके, जलाओ घेराव करके ये क्या हासिल करना चाहते हैं? तो किसी को अदम इस्तेकाम पैदा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। साहब बताइएगा जी, ये अता तारिर साहब तो कह रहे हैं कि जब हमने दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया, माशी इस्तेकाम भी लेके आ रहे हैं, ये तहरीक इंसाफ जो है वो तहरीक चलाने की बात कर रही है, मुल्क को गैर मुस्तकम करने की बात कर रही है, हुकूमत भी इससे सियासी लिवरेज लेने की कोशिश कर रही है। ये क्या सियासी लीवरेज ले रही है हुकूमत इससे? मतलब ऐसी कौन सी, मेरा मतलब है कि तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान में तूफान खड़ा कर दिया है जो जिससे कोई सियासी फ़ायदा उठाया जा सके। जुम्मे की कॉल कितनी नाकाम थी, हफ्ते की कॉल कितनी नाकाम थी, वो कौम के सामने ही है। कई जगह, किसी जगह 500 बंदा इकट्ठा नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई लीवरेज लेने की बात कर रही है। तो हुकूमत को दफा 144 नहीं लगानी चाहिए रोकने के लिए? बात तो करनी चाहिए जी, बात करने पे तो पाबंदी ना लगा दें। सवाल ये है कि जो सरगोदा और सवात में हुआ है वो ठीक है, वो ठीक नहीं है। अब जो आपने कहा कि कौमी असेंबली में मुखालफत की, देखें कौमी असेंबली कोई फोरम नहीं है किसी ऑपरेशन की मंजूरी देने का। उन्हें ब्रीफिंग तो दी जा सकती है, वहां से मंजूरी नहीं ली जा सकती। मंजूरी तो एग्जेक्टिव का अख्तियार है, हुकूमत का अख्तियार है। हुकूमत ने अपनी एपेक्स कमेटी में वो मंजूरी ले ली, जिसमें चारों सूबाई हुकूमतें भी बैठी थी, बल्कि 6 हुकूमतें बैठी थी, गिलगित भी और आज़ाद कश्मीर भी। आज आज़ाद कश्मीर में रेंजर्स और FC तैनात करने का फैसला भी हो गया। सवाल यह है कि हुकूमतों ने आपस में बैठ के तय करना था, चारों सूबाई हुकूमतों और मरकजी हुकूमत का कंसेंसस हो गया, इत्तफाक राय से उसमें वहाँ फैसला हो गया। दैट वाज द बेस्ट फोरम जहाँ पे बात हो सकती थी। और मुज़म्मिल साहब, इस पे कल अता तारिर साहब जो कि मौजूद भी थे इस कमेटी के अंदर भी, वो उन्होंने कोट किया है वर्ड अली बिन गंडापुर साहब का। वो कह रहे हैं अली बिन गंडापुर साहब ने वहाँ न सिर्फ इसकी हिमायत की, बल्कि उन्होंने कहा है जी कि गुड तालिबान इज दी बैड तालिबान, यानी गुड तालिबान और बैड तालिबान कोई तखसीस नहीं है, गुड तालिबान ही बैड तालिबान होता है। ये वर्ड्स उन्होंने कोट किए। आप कल आसिम मुनीर साहब को पार्लियामेंट में ले आए, ये सब उनके सामने भी यही बोलेंगे। ये जब SIFC में आसिम मुनीर साहब बैठ जाएं, ये SIFC की तारीफें करने लग जाते हैं। जब आसिम मुनीर साहब एपेक्स कमेटी में बैठ जाएं, ये वहाँ तारीफें करने लग जाते हैं। मसला ही सिर्फ आसिम मुनीर के आगे नंबर बनाने का है। सुबह कौमी असेंबली में आसिम मुनीर ब्रीफिंग देने आया, ये इनमें से कोई उठ के बात करेगा? ये कहेंगे बेहतरीन है, आपके पीछे आप हमारे इमाम, हम पीछे आपके नमाजी। इनकी वाहिद ख्वाहिश क्या है? आसिम मुनीर की खुशनुदी, उसके अलावा तो कोई चारी चाहते था। आसिम मुनीर की खुशनुदी के लिए तहरीक इंसाफ की है, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। एक फोन कॉल है जो GHQ से आनी चाहिए, और वो ये फोन कॉल के इंतजार में कभी गालियां देते हैं, कभी तारीफ करते हैं। समझ नहीं आ रही वो फोन कॉल आएगी कैसे। कल जो गंडापुर साहब, आप गंडापुर साहब 1 हफ्ता पहले ग्रिड स्टेशन पे हमला कर रहे थे, कल बैठ के ऑपरेशन की कर रहे थे, क्योंकि कल आसिम मुनीर बैठा हुआ था। आसिम मुनीर की मौजूदगी में दोनों मुख्तलिफ चीजें, वो और चीज है, ये और चीज है। अब मुझे इस पे जी अदम इस्तेकाम में ग्रिड स्टेशन पर हमले भी शामिल होंगे, आप बेफिक्र रहें। ग्रिड स्टेशन के हमलों की इजाजत नहीं होगी। ये आप भी मामले को कहीं और ही लेके जा रहे हैं मुज़म्मिल साहब। क्यों अतर काज़मी साहब? ये मुल्क में अदम इस्तेकाम तभी पैदा होता है जब सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत पर हमला कर दे, ये अदम इस्तेकाम होता है। और उन्हें कल समझाया गया है कि भाई ये नहीं होगा। और आज आप समझें, वो जब भी आसिम मुनीर के सामने बैठते हैं, फौजी अफसर आपका कमेंट आ गया, वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अतर काज़मी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी काज़मी साहब। जी मैं इसमें जो मुज़म्मिल साहब ने अदम इस्तेकाम की नई डेफिनेशन बताई है ना, कि वो जिस तरह हम पहले भी शुरू में बात कर रहे थे कि सियासी मुखालफिन को अगर इसके जरिए रगड़ना है, तो आगे मुज़म्मिल साहब ने कहना है कि आपने तीसरे से चौथा सवाल मुझसे क्यों किया, ये भी अदम इस्तेकाम में आता है। तो ये समर साहब के खिलाफ भी ये ऑपरेशन होगा। अगर इस नौयत का ये ऑपरेशन होना है तो फिर जो है हम देख सकते हैं कि क्या इसके नताइज निकलेंगे। दूसरी जो मुज़म्मिल साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि जी पार्लियामेंट कोई फोरम नहीं है किसी चीज की मंजूरी देने का। ये वही हुकूमत है
जब आइन के अंदर लिखा था इलेक्शंस करवाओ, तो ये करारदाद लेके पार्लियामेंट में आगे कहते हैं जी पार्लियामेंट पैसे नहीं दे रही, पार्लियामेंट ने जो है मंजूर नहीं किया, लिहाजा 20 अरब रुपया रिलीज नहीं कर सकते, इलेक्शंस नहीं होंगे। ये बाकायदा इन्होंने आके पार्लियामेंट के अंदर उस पर बहस करवाई और एक करारदाद मंजूर करवाई। आज ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन जो होना है उसमें पार्लियामेंट का कोई किरदार नहीं है। नहीं, पार्लियामेंट का ऑब्वियसली किरदार है, इसलिए कि अवाम के नुमाइंदे वहां पे, उन्होंने आके उसके ऊपर बहस करनी है और देखना है और पता होना चाहिए सबको जो भी जिनके खिलाफ लेकिन काजी साहब ये सियासी फैसला तो है नहीं है, ये कोई सियासी फैसला तो है नहीं ऑपरेशन करने का। ज़ाहिर है ये एक एग्जेक्टिव की एक होता है, उनका डिसीजन होता है। पार्लियामेंट को एतमाद में जरूर लिया जाता है कभी कभार इस तरह के मौके के ऊपर, लेकिन मंजूरी पार्लियामेंट से ऑपरेशन की नहीं ली जाती है। प्योरली एक एग्जेक्टिव डिसीजन होता है जिसमें तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाती है। वो कल कर ली गई है। बिल्कुल नहीं, मैं जवाब देना चाहता हूँ। मेरी अतर का आदमी साहब पाकिस्तान का आइन, मुजम्मल साहब ने आज से ही ऑपरेशन शुरू कर दिया जी। सर प्लीज कैरी ऑन। अतर का आदमी साहब पाकिस्तान का आइन पढ़ लें। फाइनेंस बिल की मंजूरी पार्लियामेंट से मशरूत है, पैसे की मंजूरी पार्लियामेंट ने देनी है, ऑपरेशन की मंजूरी पार्लियामेंट ने नहीं देनी है। डे टू डे उसकी नहीं देनी, फाइनेंस बिल नहीं, इलेक्शन के लिए पैसा इज नथिंग टू डू विद फाइनेंस बिल। आप भी पार्लियामेंट आइन पढ़ें। लेकिन माजी में एक रिवायत रही है कि जब भी सिक्योरिटी के इस तरह के मामला पैदा हुए हैं तो पार्लियामेंट में आके इन कैमरा इजलास के अंदर ब्रीफ किया है। मुझे याद है कि DGISI जो थे साबिक पाशा साहब ने भी आके ब्रीफ किया था पार्लियामेंट को आके। रिसेंटली फैज हमीद साहब ने भी आके पार्लियामेंट को बाजवा साहब अपोजिशन लीडर से मिले थे। बिल्कुल एतमाद में लेती रही है, यानी कि जो है ना एस्टैब्लिशमेंट आके या जो हम हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो पार्लियामेंट को एतमाद में लिया उन्होंने कई मौके के ऊपर। समर अब्बास साहब, क्या उस एतमाद में लेने के बाद को पार्लियामेंट में वोटिंग होती थी कि ये चीज कबूल है या नहीं कबूल है? नहीं, वोटिंग तो नहीं होती। ये तो नहीं होता कि मंजूरी ली जाए पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट को सिर्फ एतमाद में लिया जाता है, बाकी मंजूरी वहां से नहीं ली जाती। मंजूरी फैसला ये प्योरली एग्जेक्टिव का होता है। ये यस, वो एतमाद में लेने की एक बात है। वो एक जब ऑपरेशन शुरू होगा, आज फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको इन कैमरा ब्रीफिंग दे दी जाएगी, और उन्होंने ये भी कहा है कि जब कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी तो मौजूदा वजीर आजम की तरह दूसरे कमरे में नाराज होकर नहीं बैठे होंगे इमरान खान की तरह। चले जरा कुछ दीगर सियासी मामलात की तरफ भी बढ़ते हैं आगे। जरा एक और बड़ा मामला है, वो ये है कि मुज़ाकरात की काफी बात पिछले दिनों चल रही थी, बात कल उस पर वजीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने वाजे कर दी गवर्नमेंट की पॉलिसी कि इमरान खान साहब से किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। उन्होंने मजीद इस बारे में क्या कहा, जरा सुन लें। खान साहब से तो मुज़ाकरात का सवाल ही पैदा नहीं होता ना। खान साहब से क्यों मुज़ाकरात करें, किस बात पे? देखिए, मुज़ाकरात होते हैं पार्लियामानी पार्टी के साथ, पार्लियामान में बैठे मेंबरान के साथ, मुज़ाकरात होते हैं चीफ मिनिस्टर KPK के साथ, तो ये बिल्कुल होने चाहिए और हो भी रहे हैं। खान साहब से बातचीत किसी सूरत नहीं होगी, वो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। जी, आपने सुनी गुफ्तगू। अता तारड़ साहब तो कह रहे हैं कि इमरान खान से किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, मुज़ाकरात होंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामानी पार्टी से होंगे। खान साहब इज नोबडी, उनसे मुज़ाकरात हम नहीं करेंगे। जी काज़मी साहब, देखिए, वो हुकूमत का राइट है, वो ना करें। पहले हुकूमत कहती थी हम करेंगे, अब हुकूमत ये तनकीद कर रही है कि तहरीक इंसाफ जो है वो ये कहती है कि हमसे बात नहीं करेंगे, वो किसी और से बात करेंगे। मसला ये है कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, जब 2018 में वो इलेक्शन हार रहे थे, उस रात को उन्होंने 40 मैसेजेस तकरीबन किए थे उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा को। व्हाट्सएप के ऊपर स्क्रीनशॉट्स भेजी थी, फॉर्म्स भेजे थे कि ये देखें क्या हो रहा है। उस रात को उन्होंने आर्मी चीफ को क्यों कांटेक्ट किया था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को क्यों नहीं किया? उनसे करते ना। वो जिस तरह हुकूमत कह रही है कि वो उनसे क्यों बात करने की बात कर रहे हैं, वो इनसे क्यों नहीं बात करते? मसला ये है कि जिधर पावर होती है लोग उधर ही बात करते हैं। ये जब ऑपोजिशन में थे ये भी यही कहते थे हम तो लाने वालों से बात करेंगे, इससे तो हमारी लड़ाई है। मोहम्मद जुबैर साहब के बकौल जो है मियां नवाज ने भी बाजवा साहब से ही बात की थी ये हुकूमत के खात्मे के लिए, PTI के जो जनवरी में मुलाकात की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वही मैं अर्ज कर रहा हूं। तो ये मसला ये है कि जब भी ऑपोजिशन में होते हैं ये यही कहते हैं कि जनाब उनसे बात होगी। अभी ये कह रहे हैं कि इमरान खान तो इनके मुताबिक खत्म शुदा है। इमरान खान तो इनके मुताबिक कोई किसी ना 3 में आता है ना 13 में आता है। लेकिन जब चाइनीज के साथ भी मिले फिर इन्होंने PTI को क्यों वहां पे बैठाया? इसलिए कि एक जमीनी हकीकत है, इमरान खान सबसे मकबूल लीडर है, उसकी जमात ने सबसे ज्यादा वोट लिए हैं, तो ये किसी तरीके से भी उनको इग्नोर तो नहीं कर सकते। अगर ये समझते हैं कि वो इतने इररिलेवेंट हैं तो ना करें। किसने इनको कहा है कि उनसे मुज़ाकरात करें? वो भी ये कह रहे हैं हमने आपसे बात नहीं करनी, तो दोनों ना करें एक दूसरे से बात। सही है मुज़म्मिल साहब, फिर ये मुज़ाकरात वाला चैप्टर फिर क्लोज समझा जाए? फिलहाल कोई बातचीत नहीं, कोई मुज़ाकरात नहीं? नहीं,
देखिए, इमरान खान ने तो मुज़ाकरात करने हैं फौज के साथ, आसिम मुनीर के साथ, पावर स्पीक्स टू पावर, इसमें कोई शक नहीं है। यस, तो ठीक है, जब वो उनसे बात करेंगे तो वो बात कर लेंगे। वो हुकूमत के साथ तो बात करने के लिए तैयार नहीं है ना हुकूमत उनके साथ बात करने के लिए तैयार है। जब नवाज शरीफ की बात करते हैं, नवाज शरीफ ने कोई 9 मई नहीं किया हुआ था। नवाज शरीफ ने कोर कमांडर के घर को आग नहीं लगाई हुई थी। नवाज शरीफ ने GHQ पर लोग लेके हमला नहीं किया हुआ था। नवाज शरीफ ने ISI के दफ्तर पे हमला नहीं किया हुआ था। नवाज शरीफ ने शोहदा की यादगारों को आग नहीं लगाई हुई थी। उससे बात हो सकती थी, इनसे कैसे बात हो सकती है? फौज अपनी नफी करेगी इनसे बात करके? पहले तो ये 9 मई की माफी मांगेंगे ना। कौन सा आर्मी चीफ इनसे बात कर सकता है? जो कुछ इन्होंने फौज के साथ कर दिया। ने आर्मी चीफ का त्यारा अगवा किया था, नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था। बात तो फिर उनसे भी होगी थी, तो इनसे भी हो जाएगी। ये कौन से कोर्ट में साबित हो गया कि इमरान खान ने ये करवाया? उसके बाद 15 साल बात नहीं हुई थी, या आप 99 की बात कर रहे हैं? वो तो मियां साहब 10 साल का मुआहदा करके चले गए थे ना। वो तो मियां साहब मुल्क छोड़ के चले गए थे। वो तो मियां साहब डील करके भाग गए थे, तो इसलिए बात नहीं हुई थी ना। 10 साल का मुआहदा करके अरबियों के पास चले गए थे। 15 साल लगते हैं। ये अभी शहजाद अकबर लंदन में बैठ के कह रहे हैं ना, सारे केस झूठे बनाए हैं हमने। मिफ्ता पर, एहसन इकबाल पर, ख्वाजा आसिफ पर, शाहिद खकान पर, सब केस हमने झूठे बनाए हैं। बोल रहे हैं ना सच आज लोग। यही आप तब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि हमने सच्चे केस बनाए हैं, हम तो सच्चे केस बनाए हैं। आज आप खुद कह रहे हैं ये झूठे हैं। कल आप ये भी मानेंगे कि आप झूठ बोल रहे थे। आपका हर झूठ सामने आ रहा है। अब तो केसेस भी एक एक करके मुजम्मिल साहब, वो मामला ये है कि अब जो मुजम्मिल साहब ये जो केसेस खान साहब पे बने हुए वो भी तो एक एक करके गलत साबित हो रहे हैं ना। वो केस भी तो एक एक करके रिवर्स हो रहा है। ये 27 तारीख को फैसला आने वाला है इद्दत में निकाह केस का, शायद उसमें भी खान साहब को जमानत उनकी हो जाएगी, मुजम्मिल साहब से सर कहें कि पहले ही इमरान खान के केसेस में काफी जो है वो डिले हो गया। मुजम्मिल साहब आज प्रोग्राम में ही सजा सुना दें ताकि ये मसला हल हो। आप फैसला दे दें कि जनाब ये हर चीज में गिल्टी है और उनको उम्र कैद सुना देंगे, जो भी आपने सुना। इमरान खान के केस तो बुलेट ट्रेन पे चल रहे हैं। वहाँ तो 4-4 साल अपीलें नहीं सुनी जाती थी, यहाँ तो 15 दिन में अपील सुनी जा रही है। वहाँ तो 4 साल बंदा लंदन में भी तो बैठा रहता था ना। इमरान खान जेल में बैठा सुनी जाती थी 4-4 साल। बेंच नहीं बनता था, बेंच टूट जाता था। यहाँ तो बुलेट ट्रेन पे लगे हुए केस, ऑटो पे, फास्ट ट्रैक पे चल रहे हैं। ऐसा स्पेशल अदालती इंसाफ तो जिंदगी में किसी को नहीं मिला जो इमरान खान और उसकी पार्टी को मिल रहा है। अच्छा, वैसे अभी जो जेल में जो अदालत लगी, पूरी कौम ने देखा कि किस तरह केस चले और किस तरह फास्ट ट्रैक चले। कि नून लीग के अपने लीडर्स ने कहा कि जिस तरह के केसेस चलाए गए कि हमें नुकसान हुआ है उससे। वो तो राना सनाउल्लाह साहब मान चुके हैं। राना सनाउल्लाह साहब ऑन द रिकॉर्ड ये मान चुके हैं कि ये सजाएं जो रशीद पर दिलवाई गई थी वो सियासी फायदे के लिए थी। राना साहब मान जाएंगे, मुजम्मिल साहब नहीं मानेंगे। मुजम्मिल साहब नहीं मानेंगे, राना साहब मान जाएंगे, मियां साहब मान जाएंगे, मुजम्मिल साहब नहीं मानेंगे। आप जो मर्जी कर लें। अच्छा, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तेजी से अपील और जमानतें सुनी है। ऐसे नवाज शरीफ और मरियम की सुनी गई थी, ऐसे शहबाज शरीफ की सुनी गई है, ऐसे शाहिद खकान की सुनी गई है, ऐसे एहसन इकबाल की सुनी गई थी। मुजम्मिल साहब जो मुजम्मिल साहब इस मुल्क में, मुजम्मिल साहब सर इस मुल्क में तो जो मरीज लंदन में था उसकी तीमारदारी के लिए यहाँ पे लोग जमानतों पे रहे कि जी तीमारदारी करनी है, और मरीज लंदन में था। तो बहुत कुछ यहाँ पे होता रहा। इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे नकाइस हैं, बहुत सारे फ्लॉज हैं, उनको बेहतर करने की जरूरत है। हर पार्टी के साथ ज्यादती हुई, यहाँ पे सबके साथ ज्यादती हुई, लेकिन इसको बेहतर किसने करना है? जिनकी अभी हुक्मरानी है, जो हुकूमत में है, उनका फर्ज है ना कि चीजों को बेहतर करें। नहीं, बेहतरी के लिए कौमी इत्तेफाक राय चाहिए होता है। और हम 2014 से एक जमात को देख रहे हैं। हमने उनको इख्तियार देकर भी देख लिया है। वो दूसरे कमरे में नाराज होकर बैठ जाते हैं बतौर वजीर आजम भी कि मैंने बात नहीं करनी, और फिर बतौर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी कहते हैं मैंने बात नहीं करनी। तो ये जब तक उस सियासी जमात और उसके लीडर को अक्ल नहीं आएगी कि बात किए बगैर मुल्क आगे नहीं चल सकता। हमने उनको बतौर वजीर आजम भी चेक किया है, वो दूसरे कमरे में नाराज होकर बैठ जाते थे। अब भी चेक किया है, वो नाराज होकर बैठ जाते हैं। तो अब मुझे की वजह से पूरा वैसे जो हुकूमत की पॉलिसी नजर आ रही है, मियां साहब होके बैठे हुए कहीं नजर नहीं आ रहे। बजट के इजलास में भी मियां साहब नहीं आए, बहुत नाराज हैं आजकल वो भी मेरे ख्याल में। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ये बहस तो लगता है कि खत्म न होने वाली है, पूरा प्राइम इसी पे निकल जाएगा।
अब जो एक तो मामला है खान साहब के केसेस का, उसमें तो नजर आ रहा है कि 27 तारीख को उनका इद्दत में निकाह केस का फैसला शायद सुना दिया जाए, कम से कम उनकी जमानत जो है उस पर हो जाएगी। उसके बाद कोई ऐसा केस रह नहीं जाता कि जिसमें उन्हें जेल में रखा जा सके। रिहाई उनकी हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो ये है कि फिलहाल रिहा नहीं करना। अगले कई महीनों या कई सालों तक भी, ऐसे में इकबाल साहब तो कह चुके हैं कि हमें लोग कहते हैं कि 5 साल पूरे जेल में रखें ताकि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम रहे। इस तरह से कुछ इत्तलात पहले 1 साल की आ रही थी, अब 5 साल की बात भी की जा रही है। तो ये तो तय है कि इस केस में भी बरी हो जाए। हुकूमत ने किसी भी तरह से जेल से बाहर नहीं आने देना, चूँकि शाह महमूद कुरैशी इस वक्त किसी केस में उनको सज़ा नहीं हुई, सज़ा याफ्ता नहीं है। साइफर केस में सज़ा थी, वो उसमें बरी हो चुके हैं, लेकिन उन्हें रिहा नहीं किया गया। ये तो तय है कि बाहर नहीं आएंगे। इसके अलावा फिर बाकी दो अहम फैसले आने हैं अगले हफ्ते। मखसूस नशिस्तों पे 25 जून को फैसला आ सकता है, और ये जो मामला है क्या कहते हैं इसको, इलेक्शन के बारे से, वो भी जल्द समाअत की तहरीक इंसाफ ने दरखास्त कर दी हुई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट अगला हफ्ता है अदालती केसेस के बारे से। लेकिन तहरीक इंसाफ ने एक मूवमेंट भी अनाउंस करनी है। ये केसेस तो साथ साथ चलेंगे, लेकिन एक मूवमेंट की तरफ भी वो बढ़ रहे हैं। एक बड़ी एहतियाजी तहरीक शुरू करने वाले हैं। खान साहब कॉल देने लगे ये जुलाई के पहले हफ्ते में, लेकिन उस कॉल से पहले तहरीक इंसाफ के अंदर काफ़ी इस्तराब चल रहा है। ये जो काज़मी साहब हम देख रहे हैं कि कल शहरियार अफरीदी ने भी पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि शायद ये मेरा आखिरी इजलास हो। उन्होंने इशारा तो गवर्नमेंट की तरफ किया अपनी बीवी और बेटी वाला, लेकिन अंदर खाना जो कहानी चल रही है वो एक ग्रुप जो है पीटीआई के अंदर, जो एक प्योरली एक पश्तून जो ग्रुप है, जो अपने आप को बहुत समझता था कि हम इमरान खान के सबसे बड़े वफादार हैं। मुराद सईद थे उस ग्रुप में, शहरियार अफरीदी थे उसमें, अली मोहम्मद खान थे उसमें, शहनाजा गुलजार हैं उसमें, बाकी लोग हैं, शेर अफजल मरवत भी उसी ग्रुप में अकाउंट होते हैं। वो ग्रुप अपने आप को कॉर्नर समझता है पार्टी के अंदर। आप देखें ना, जो ही शहरियार अफरीदी का अनाउंस हुआ, शेर अफजल मरवत ने कहा मैं भी इस्तीफा दे दूंगा, और साथ उन्होंने पार्टी में कुछ गद्दारों की निशानदेही भी कर दी। शहनाजा गुलजार ने कहा मैं भी इस्तीफा दे दूंगी अगर ये इस तरफ गया मामला। तो ये क्या चल रहा है पीटीआई के अंदर? अंदर से इतने कमजोर हैं कि ये तहरीक कैसे चलाएंगे? देखिए, एक तो उनकी लीडरशिप आपको पता है, उनके वाइस चेयरमैन हो या चेयरमैन हो, वो जेल के अंदर है, कम्युनिकेशन गैप है, तो बहुत सारे मसाइल हैं। इसमें कोई एथनिक रंग नहीं है, पश्तून वाला मसला नहीं है। शहरियार अफरीदी साहब वाला मसला मैं आपको बता देता हूँ। शहरियार अफरीदी को एतराजात किसके ऊपर है? उनको गिला शिकवा शिबली फराज साहब से है। शिबली फराज क्या कोई पंजाबी हैं? दूसरा उनका गिला शिकवा जो बड़ा है कि शाह फरमान को क्यों पॉलिटिकल पार्टी में शामिल किया है, ये तो हमारे लोगों के खिलाफ बहुत कुछ करते रहे, पार्टी से ये अलहदा हो गए थे। तो मेरे ख्याल में खुदा न खास्ता कोई एथनिक डिवीजन नहीं है। हाँ, पार्टी के अंदर ग्रुप बंदी हो सकती है, पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं। 2 मुलाकातें शहरियार अफरीदी साहब की हुई हैं इमरान खान साहब से, उसमें भी शहरियार अफरीदी साहब ने इन सारी चीजों का जिक्र किया, और खान साहब ने उन्हें कहा कि जब मैं बाहर आऊंगा तो मामलात को देख लेंगे। तो मेरे ख्याल में पार्टी एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां पे उनकी कम्युनिकेशन का इशू है, लीडरशिप अंदर है। तो मैं इसको वो जो पार्टी के अंदर यही वजह उसके तनाजुर में देखता हूं। शायद यही वजह है कि हुकूमत खान साहब को मजीद अंदर रखना चाह रही है ताकि पार्टी इसी तरह से जो है वो बिखरी रहे और कोई इफेक्टिव मूवमेंट ना चला सके। क्यों मुजम्मिल साहब ऐसा ही है? नहीं, इमरान खान साहब ने आगे डमी लोग लगाए। नहीं, इमरान खान साहब ने दरअसल आगे इख्तियार डमी, बैरिस्टर गौहर क्या है, एक डमी पर्सनैलिटी है। उनकी क्या पॉलिटिकल वर्थ है पीटीआई में? उनका कोई क्या एहतराम करे? उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है पीटीआई के लिए कि उनको चेयरमैन बना दिया गया? सवाए इसके कि वो एक रबड़ स्टैंप है, डमी है, उनकी अपनी कोई सोच नहीं है, वो रिमोट कंट्रोल से आसानी से सेक्रेटरी जनरल तो बैठा हुआ ना उमर यूब की सूरत में। बड़े एहतराम के साथ सर, मोहसिन नकवी और औरंगजेब साहब जिन्होंने ये इस मुल्क का बजट पेश किया, उनकी क्या पॉलिटिकल वर्थ है? वो किसने मियां साहब के विजन को लेकर आगे चल रहे हैं? अतर कादमी साहब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है, वो पार्टी का प्रेसिडेंट था, पहले भी पार्टी का प्रेसिडेंट रहा है। नंबर 2 इन कमांड था नवाज शरीफ के बाद, उसकी कमांड पे किसी को कोई एतराज नहीं था। वो अनडिस्प्यूटेड नंबर 2 लीडर है पीएमएलएन का। कहां शहबाज शरीफ और कहां बैरिस्टर गौर? क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा? मेरा मतलब जिसकी पीटीआई में ठीक है, चले पिछला इलेक्शन पीपल पार्टी से लड़ा था, अगला इलेक्शन उसका आपका चेयरमैन बन गया है। चले, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब आपका और अतर कादमी साहब आपका। जीती हुई है इलेक्शन फॉर्म में। बहुत शुक्रिया अतर कादमी साहब आपका और मुजम्मिल साहब आपका अपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम है क्या ये एक बड़े स्केल का ऑपरेशन ज़र्ब अज़्म की तरह का एक फुल स्केल एक काइनेटिक ऑपरेशन है, या इसमें आईबीओज होंगे? ये किस तरह का ऑपरेशन होगा और ज़रूरत क्यों महसूस की गई इस ऑपरेशन को लॉन्च करने की? इसके ऑपरेशन की डिटेल्स जो हैं वो जानेंगे एक ब्रेक के बाद। सीनियर दिफाई तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम है क्या जो शुरू होने जा रहा है दहशतगर्दों के खिलाफ? एक फुल स्केल ऑपरेशन होगा या फिर महदूद इलाकों में ये ऑपरेशन किया जाएगा? इसकी नौयत क्या है और ज़रूरत क्यों महसूस की गई, इसकी बात करेंगे। सीनियर दिफाई तजज़ेकार हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अली साहब। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। सर ये बताएं कि सबसे पहले तो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम जो है ये ऑपरेशन क्या है? ये फुल स्केल काइनेटिक ऑपरेशन है या कोई ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होंगे या ये एक लिमिटेड किसी इलाके के अंदर, महदूद इलाकों के अंदर ये ऑपरेशन किया जाएगा? किस तरह का ये ऑपरेशन है, इसकी नौयत ज़रा पहले बताइएगा, फिर आगे चल के मजीद बात करते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, दो जो आपके सवाल के बड़े अहम पहलू हैं। पहली बात ये कि इसकी ज़रूरत क्यों महसूस की गई। मैं समझता हूँ ये जो कल इजलास हुआ है एपेक्स कमेटी का, इसका भी जो मेन मकसद था वो ये था कि तमाम जो पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स और फैसला साज इदारे हैं, उनके सरबराह मिलकर इस बात का एक यानी कि कंसेंसस पॉलिसी पे अप्रूवल दें कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का तमाम खित्ते से, तमाम डोमेन्स में, हर नौयत के हवाले से एक फैसला कुन खात्मे के लिए एक फैसला कुन हमाजहत हिकमत अमली की जरूरत है। तो मैं समझता हूँ ये उसकी बुनियादी वजह थी। दूसरी वजह इसी से आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा है वो उसका जुड़ा हुआ है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसके बयानिए में सामने आई है वो यही है कि ये सिर्फ फौज अकेले तनहा कुर्बानियां और शहादतें देने के बावजूद दहशतगर्दों को तो खत्म कर सकती है, लेकिन दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के फैसला कुन और जामे खात्मे के लिए तमाम सिविल इदारे, तमाम सियासी कायदीन और तमाम मुल्क के मकातबे फिक्र का उसमें कंसेंसस और सपोर्ट जरूरी है। तो ये जो इस पे में ज़रा एक सियासी नौयत का सवाल है, लेकिन ज़ाहिर है ये इसको मसले को समझना बड़ा ज़रूरी है। आज अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ये कहते हैं हमें किसी की जंग नहीं लड़नी चाहिए। तो ये जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम है, क्या ये किसी के लिए हो रहा है, ये किसी और की लड़ाई है या पाकिस्तान की अपनी ज़ाती लड़ाई है? चूँकि दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है वो दोबारा से सर उठा रही है। देखें, ये वाकई बड़ी अफसोसनाक बात है कि दो हकायक आपके सामने मैं रख देता हूँ कि तकरीबन पिछले 24 साल में 80,000 के करीब पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं, चाहे उनका फौज से ताल्लुक हो, चाहे उनका सिविलियन इदारे से ताल्लुक हो, चाहे वो आम शहरी हो, चाहे उनका किसी भी मकतबे फिक्र या सूबे से ताल्लुक हो। पहली बात। दूसरी बात कि ये जो दहशतगर्द हैं, टीटीपी हो, बीएलए हो, बीएलएफ हो, ये तमाम तंजीमें कोई अमेरिका, बरतानिया, इसराइल या हिंदुस्तान के खिलाफ तो सफारा नहीं है। ये तमाम तंजीमें पाकिस्तानियों को रोजाना की बुनियाद पे शहीद कर रही हैं। तो ये दो हकायक को जब आप सामने रखते हैं तो चीज वाज़े हो जाती है कि इन दहशतगर्द तंजीमों जिनकी पुष्टपनाही यकीनी तौर पे हमारा मशरकी हमसाया कर रहा है, उनका टारगेट जो है पाकिस्तान और पाकिस्तानी है। तो इस कौमी सलामती के हसास तरीन मामले पर सियासत करना और अपने फीट ड्रैग करना और पहलू तही से काम लेना और सियासी कंसेंसस की राह में रोड़े अटकाना, मैं समझता हूं कौमी सलामती के जो तकाजे हैं उनसे खेलने के मुतरादिफ है। तो इस पे सर ये बताएं कि एक बड़ा मसला जो है वो जो रिसेंटली चीन के एक वजीर भी पाकिस्तान के दौरे पर आए थे परसों, उन्होंने बात भी की थी कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी जो है वो बहुत लाजिम है। सिक्योरिटी की वजह से उन्होंने अपने कंसर्न्स का इजहार किया था पाकिस्तान के अंदर चीनी सरमायाकारी की राह में। उन्होंने कहा था ये एक बड़ा मसला है पाकिस्तान के अंदर, इसको एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है। तो क्या ये उस तनाजुर में भी इस ऑपरेशन को देखा जा सकता है कि चीन का बड़ा इस पर एक उनकी तरफ से इंसिस्टेंस थी कि आप सिक्योरिटी के मामला को ठीक करें? देखिए, मैं समझता हूं कि जो अभी हालिया हमारी सियासी और फौजी क़यादत का दौरा चीन है, उसके बाद इस एपेक्स कमेटी का जो इजलास है यकीनी तौर पे उसकी अहमियत है। और मैं समझता हूं कि चीन दुनिया के किसी भी यानी कि इन्वेस्टर की तरह अपनी इन्वेस्टमेंट और अपने शहरियों की जान माल इज्जत और उनकी इन्वेस्टमेंट जो है उसकी सिक्योरिटी एक्सपेक्ट करता है। लेकिन ये बात सिर्फ चीन स्पेसिफिक नहीं है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में जो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाना चाहता है उसकी ये जायज तवक्को है कि पाकिस्तान में उसकी जान माल इज्जत महफूज हो। लेकिन मैं समझता हूँ इसकी वजह सिर्फ चीन का कोई तवक्को या दबाव नहीं है। हमारी अपनी कौमी सलामती की ये जिम्मेदारी और जरूरत है
कि हम पाकिस्तान में तमाम वो लोग जो कि पाकिस्तान में जायज कानूनी एतबार से फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, विजिट डॉक्यूमेंट्स के तहत मौजूद हैं, कोई इन्वेस्टर डॉक्यूमेंट के तहत मौजूद हैं या पाकिस्तान के शहरी हैं, उन सब की जान और माल की हिफाजत करना खुद पाकिस्तान की जिम्मेदारी भी है। और मैं समझता हूं पाकिस्तान का यानी कि एक कौमी सलामती की जरूरत भी है। सर फाइनली ये बताएं कि किस तरह का ऑपरेशन आपको लग रहा है, ये फुल स्केल काइनेटिक ऑपरेशन होगा या महदूद नौयत का होगा? ये मैं समझता हूं ये फुल स्केल लेकिन मल्टी डोमेन ऑपरेशन होगा। इसकी 4 से 5 जहतें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जहत इसकी आइडियोलॉजिकल है कि तमाम मकातब फिक्र जो हैं उनके चोटी के जो उलमा हैं उनकी नजरियाती सपोर्ट सबसे क्रिटिकल है। दूसरी बात, सियासी कंसेंसस तमाम सियासी जमातों का मैं समझता हूं इस ऑपरेशन की सपोर्ट उनकी कौमी सलामती के हवाले से अपनी सियासी कमिटमेंट का भी एक सबूत होगी। तीसरा पहलू जो है वो इंफॉर्मेशन डोमेन और मीडिया का है कि मीडिया को भी एक बहुत जिम्मेदारी का किरदार अदा करने की जरूरत है ताकि जो हमारा एंटी स्टेट बयानिया है दहशतगर्दी के हवाले से कोई हमदर्दी पैदा ना हो और फौज और सिविलियन इदारे जो हैं वो मिलकर इसका मुकाबला करें। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट जहत ये है कि ये एक टोटल नेशनल एफर्ट होनी चाहिए। ये फौज तनहा नहीं लड़ सकती, इसमें हमारी अवाम, हमारे सिविल इदारे, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस, इंटेलिजेंस इदारे और सबसे बढ़कर हमारी सियासी क़यादत मिलकर जब शाना बशाना सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह इसके फैसला कुन और अच्छे नतायज सामने आएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब, आपने आपकी कीमती वक्त किया प्रोग्राम में, आपने अपनी इनपुट शामिल की प्रोग्राम में। यकीनी तौर पर एक नेशनल लेवल की अप्रोच जो है, एक पूरी होल ऑफ द नेशन अप्रोच जो है वो दरकार होगी इस ऑपरेशन की कामयाबी के लिए, चूँकि ये ऑपरेशन जो है ये पाकिस्तानी अवाम और रियासत पाकिस्तान के बेहतरीन मुफाद में है कि दहशतगर्दी का नासूर जो फिर से सर उठा रहा है उसे फौरी तौर पर कुचला जाए। प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप की जिसमें आज एक बड़ा अपसेट भी हुआ, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो पीसीबी है, पीसीबी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस वक्त एक इज़्तिराब की कैफियत है, काफ़ी हलचल मची हुई है, बड़ी तब्दीलियाँ आने वाली हैं टीम के अंदर। जो एक सर्जरी की बात की थी मोहसिन नकवी साहब ने, वो सर्जरी किस नौयत की होगी, कौन कौन टीम से फारिग होने वाला है, कौन टीम में आने वाला है, कप्तानी के बड़े इशूज़ हैं, कुछ बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात भी लग रहे हैं फिक्सिंग के वाले से। ये क्या चल रहा है पीसीबी के अंदर, पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर क्या होने वाला आने वाले दिनों में, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, अब बात करेंगे क्रिकेट की। और क्रिकेट का खेल जो है, इसका जुनून जो है पाकिस्तानी अवाम की रगों में खून की तरह दौड़ता है, लेकिन जो रिसेंट परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की T20 वर्ल्ड कप में, इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी के बाद पाकिस्तानी अवाम बददिल ज़रूर हुए हैं, लेकिन ज़ाहिर है इस खेल से उनका लगाव जो है वो बरकरार है और पाकिस्तानी अवाम देखना चाहते हैं कि क्या तब्दीलियाँ होती हैं, किस तरह से हमारी टीम रीमर्ज होती है एक नए अंदाज में। वो हर कोई बड़े तजस्सुस से जो है नज़रें लगाए बैठा है पीसीबी के ऊपर, जहाँ एक ग्रैंड सर्जरी होनी थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर, वो सर्जरी क्या होने जा रही है, किसकी छुट्टी होने जा रही है, कौन टीम में शामिल होने वाला है। और अगर हम बात करें T20 वर्ल्ड कप की, तो वहाँ जो आज एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस थी अफ़गानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, उसमें हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए सीखने के लिए काफ़ी कुछ था। जो अफ़गानिस्तान की टीम की मोटिवेशन थी, जिस स्पिरिट के साथ वो खेले हैं ये मैच, जिस तरह से उन्होंने जान मारी इस मैच के अंदर, पूरी जान लगा दी, 148 उन्होंने डिफेंड कर लिया ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ। ये इसमें एक सारी दुनिया के लिए जो क्रिकेट खेलते हैं उनके लिए, लेकिन पाकिस्तान के लिए बिलखुसूस इसके अंदर एक बड़ा ख़ास पैगाम मौजूद था। बात करेंगे मजीद इस पर यासिर हमीद साहब से, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम राजपूत साहब। बहुत शुक्रिया, आप तो प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। यासिर हमीद साहब, पहले तो बताएं कि पीसीबी के अंदर काफ़ी ज़्यादा हम बातें सुन रहे हैं कि जो ग्रैंड सर्जरी की बातें चल रही थी, तब्दीलियों की बातें चल रही थी कि चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज की शायद छुट्टी हो जाए, टीम के अंदर कुछ तब्दीलियों की बात हो रही है कि बाबर आजम को कप्तानी से शायद हटा दिया जाए, फ़खर जमान की बात चल रही है कि शायद फ़खर जमान अगले कप्तान टीम के बन जाएं, मज़ीद कुछ तब्दीलियाँ काफ़ी 6-7 जो हैं वो टीम के अंदर आने वाली हैं।
क्या लग रहा है आपको, किस किस की छुट्टी हो रही है और किस किस को टीम में आना चाहिए? देखिए ये तो मुझे नहीं पता किस किस की छुट्टी हो रही है, लेकिन आना तो ज़ाहिर है, ये तो बता सकते हैं आना किसको चाहिए टीम हाँ में। ये मुझे पता है कि यार होना क्या चाहिए, ठीक है, आना आके करने का काम है ना, असल चीज़ है करना। होना ये चाहिए कि यार देखें कप्तान जो भी आप बनाएं, कप्तान वो बनाए जो हमने पास में देखा है, जो हमारे ग्रेट कैप्टन्स थे, उन्होंने अपने साथ टीम्स बनाई हैं, प्लेयर्स बनाए हैं, ठीक है। अब ये नहीं होता तो कि लोगों ने दोस्त बनाए, मतलब ये एक नई रिवायत निकल आई, दोस्ती यारी, ठीक है, वो तो उस वक्त भी होती थी, लेकिन सबसे पहले आप गेम को आगे रखते हैं, ठीक है, सबसे पहले आपकी परफॉर्मेंस होती है और फिर दोस्तियाँ यारियाँ होती हैं। तो भाईजान हालात ये हमारे ये मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि एक बॉलर है हमारे फास्ट बॉलर, वो चूँकि एंटरटेनर बड़े अच्छे, टीम को बड़ा एंटरटेन बड़ा करते हैं, इनके शुगर मेला बड़ा लगा के रखते हैं, रौनक बड़ी लगा के रखते हैं, उन्हें बिल्कुल इन दी एंड टीम में शामिल कर लिया। मैं हसन अली की बात कर रहा हूँ, उन्हें यानी कि इस मेरिट पे टीम में शामिल कर लिया जाता है स्क्वाड के अंदर, कि वो टीम को ना जरा सही जरा शुगर मेला लगा के रखते हैं, उठा के रखते हैं, हाँ रौनक बड़ी लगा के रखते हैं। देखें ये चीज़ ये मयार है हमारे यहाँ, देखें ये चीज़ भी ज़रूरी होती है, लेकिन ये प्रायोरिटी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, प्रायोरिटी गेम है, प्रायोरिटी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, ठीक है। आप अपने परफॉर्मर्स उठाएं, आप अपने डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स उठाएं, उनको आप कहाँ पे मौका देंगे, कहाँ पे ग्रूम करेंगे, ठीक है। इस तरह के इवेंट्स होते हैं, चलें ठीक है, आप मैं समझ आती है यार आप सीनियर प्लेयर्स को लेके चलते हो, लेकिन आप ये भी देखें यार किसमें कितनी क्रिकेट रह गई है, किसमें क्या पोटेंशियल है, ठीक है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, आप रोहित शर्मा को देखें, इंडिया का जो कैप्टन है, ठीक है, वो साथ में टीम बना रहा है। एट टाइम्स तो यूँ लगता है कि यार उसकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे तो यूँ लगता है कि यार हक ने जिस तरह से टेस्ट में एक टीम बना के चले वो बिल्कुल, मतलब बाज़ टाइम तो इस तरह लगता है यार रोहित शर्मा जो है वो अगले मैच में कप्तानी भी करेंगे कि नहीं, मतलब वो बेन स्टोक को भी याद कर लेते हैं 2-3 दफ़ा मैच में, ठीक है। और उन पर जब कैमरा लगता है तो वो उनके रिएक्शन इस तरह होते हैं कि यार वो देखें, जब आप किसी से कोई काम लेते हैं ना तो आप उसको हैंडल करते हैं, ठीक है। ये मैनेजमेंट का काम है कि आपने एक प्लेयर से किस तरह 100% निकालना है। और कप्तान की आप जहाँ तक बात कर रहे हैं, आपने फ़खर का नाम लिया, मैं समझता हूँ कि इज़ अ ग्रेट गाय, ठीक है, कि टॉप तब्दीली ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि वो उसको आप बनाएं या ना बनाएं, लेकिन देखिए वो एक पॉजिटिव वाइब लेके आ सकते। आपकी सोच क्या है, बाबर आजम या फ़खर जमान? देखिए मैं बाबर आजम जो है ना वो भी एक टॉप क्रिकेटर है, स्टार है हमारा, ठीक है, बड़े अरसे बाद। कप्तानी एक मुख्तलिफ चीज़ होती है, कप्तानी के लिए उसको थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने पड़ेंगे, चीज़ें करनी पड़ेंगी। नसीम राजपूत साहब ये बताएं कि वो जो सर्जरी की बातें हो रही हैं, किस तरह की सर्जरी होने जा रही है और क्या लग रहा है, आपकी क्या इत्तलात हैं कि किस किस की छुट्टी होने वाली है और कौन कौन टीम में आ रहा है? छुट्टी सुना है ऊपर से वहाब रियाज से काम शुरू होगा और नीचे काफ़ी ज़्यादा झाड़ू फिरने वाला है, आपके पास क्या इस पे इत्तलात हैं? समर भाई देखिए, अगर ये जो कुछ भी हुआ है उसमें बड़ा रोल अगर हम देखते हैं तो वहाब रियाज का दिखाई दिया, क्योंकि जो आपको लास्ट इंडिया में होने वाला वर्ल्ड कप याद होगा कि उससे पहले सब बात कर रहे थे, सोचना भी मना है, और वो एक ग्रुप 4 साल से खासा मजबूत था। वो इंडिया में होने वाले वर्ल्ड कप में हमें अंदाजा हो गया था कि अब वो खत्म हो गया है। जब अफगानिस्तान का मैच हुआ, आपको याद होगा बाबर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे, कंधे पे हाथ रखो तो वो रोना शुरू कर दें, और वो ये बात कहना शुरू हो गए थे कि अगर ग्राउंड में खिलाड़ी जो है वो इंटेंट शो नहीं करेंगे, वो अपना इरादा जाहिर नहीं करेंगे जीतने वाला, तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वह बाबर एक्सपोज हो गए थे। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है, यहाँ हल्फ उठे, बड़ी दोस्तियां होती हैं, उसके बाद फिर ये कप्तान अब नहीं रहेगा, हम इसको बर्दाश्त नहीं करते। ये पाकिस्तान की तारीख है, ये आज नहीं यासिर हमीद भी होता है। तो आपको अक्लमंदी वाला फैसला करना था। अब आपको सोचना था कि शाहीन को हटाना नहीं था कप्तानी से। आपने एक सीरीज के बाद, देखिए आप एक ऐसे खिलाड़ी को एक सीरीज के बाद हटा रहे हैं जो आपका मैच विनर है, जो परमानेंट मेंबर है आपकी टीम का। कोई ऐसा प्लेयर नहीं था कि वो इन और आउट होता है और आपने पार्ट टाइम उसको कप्तान लगा दिया है। उसकी अपनी भी ईगो जरूर थी वहां पे। और फिर सबसे बड़ी चीज कि जब एक ग्रुप सबसे ज्यादा तगड़ा था, रिजवान, शाहीन और बाबर, तो आप में से किसी को कप्तान लगाना नहीं था। अगर शाहीन को हटाना था तो आप किसी न्यूट्रल पे चले जाते वर्ल्ड T20 को सामने रखते हुए, ताकि वो तीनों 100% परफॉर्म करते। तो वहाब का ये बहुत बड़ा कसूर था, जिन्होंने मोहसिन नकवी साहब को लाजमी तौर पे राय दी होगी। ये उनका फैसला जो है वो बाउंस बैक किया। देन अगर पाकिस्तान टीम की भी बात करते हैं, देखिए अगर आज की तारीख में बात करते हैं, मेरी इतलात के मुताबिक बड़ी सर्जरी क्या होती है क्या नहीं होती है, इतना बड़ा इंसिडेंट मुबशिर लुकमान साहब की सूरत में भी सामने आया। अब तक तो हमने उस पर कोई बड़ा रिएक्शन नहीं देखा।
हारिस रऊफ का वाकया। बाबर आजम ने ये जरूर कहा है कि मैं उन्हें नोटिस भेजूंगा, मैं इस पे उन्हें सू करूंगा इस मामले के ऊपर, लेकिन जाहिर है उन्हें भी इसकी शायद मनी ट्रे तो अब देनी पड़ी जाएगा। यार ये गाड़ी आई है कहाँ से आई है, उनसे जवाब तलबी तो शायद हो ही जाए। अब होना चाहिए समर भाई। आपको पता है कि जब इंडिया से आप जीता हुआ मैच आ रहे हैं, आपका जो फैन क्लब था, बच्चे खास तौर पे, क्या आइंदा पाकिस्तान का मैच ही नहीं देखना। आप जिस तरीके से मैच आ रहे थे, 48 गेंदें 48 रन 8 विकेटें आपकी बाकी थी, सब समझ रहे थे जीत गए हम। तो बच्चों ने मिठाइयां भी मंगा ली थी। हालांकि इंडिया से जब मैच शुरू हो रहा था, हम अमेरिका से हार के गए थे, तो कोई सोच नहीं रहा था कि हम जीतेंगे, लेकिन हमने पूरा मैच जीतने वाला खेला, आखिर में ट्रे में सजा के दे दिया, तो लोग बहुत मायूस हुए थे। अब जब इस तरह के इल्जामात लगे तो लोगों की मायूसी में और इजाफा हुआ है कि हम तो समझ रहे थे जी ग्रुपिंग की वजह से आ रही है हमारी टीम, ये और क्या वजह है। तो मेरे ख्याल में इस चीज को जितनी जल्दी हो सके एड्रेस करके क्लियर करना चाहिए। आप जो भी है इस मामले को, मेरे ख्याल में देखें आज के दौर में समर भाई जो दौर हो गया, और जिस तरीके के इल्जामात ऐसे थे कि बाबर तुम चोर हो, तुम डाकू हो, तुमने पाकिस्तान के खिलाफ काम किया है। आज के दौर में कैमरा तो चाहिए नहीं समर भाई, मोबाइल ऐसे रखता है आदमी और रख के कहता है कि मैं आपको जवाब दूंगा। एटलीस्ट आपका ये पैगाम आ जाना चाहिए था जो 5 दिन से हमने खामोशी हर सतह से देखी। अब ये जो भिजवा दिया है। जी हाँ, अब ये जो नसीम राजपूत साहब, ये जो कप्तान की तब्दीली की बात बेचारे वहाब रियाज तो सजरी की जद में आएंगे ही आएंगे। जो कप्तान की तब्दीली की बात हो रही है, फखर जमान का नाम इमर्ज हो रहा है एज न्यू T20 कैप्टन। बेहतर चॉइस होगी फखर जमान की, और बाबर को आपको लग रहा है कि अब हटा दिया जाएगा? देखिए समर भाई, मेरी अपनी जाती राय में अभी आपको फोकस करना चाहिए। आपने जब ओडीआई का वर्ल्ड कप हारे थे, आपने आज तक अपना ओडीआई कैप्टन नहीं बनाया है, क्योंकि आपका मैच काफी बाद में था। इसी तरह अब आपका नेक्स्ट T20 मैच नवंबर में जाकर है। आप अपनी टीम, अपने जो आपका बैकअप है ना, उसको स्ट्रॉन्ग करें। आपका बैकअप नहीं है। हमारे इन प्लेयर्स ने हमारी टीम को 16 से 20 खिलाड़ियों की टीम बना दिया है। हमें पता ही नहीं आपका बैकअप क्या बैठा हुआ था। आपके डगआउट में जरा आप देखें, अबरार को तो आप खिला ही नहीं रहे थे, बाकी अपना बैकअप देखें, इंडिया का बैकअप देखें। एक तो उनको जितनी सपोर्ट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से मिलती है वो अपनी जगह पर है, लेकिन उनकी अपनी मेहनत तो देखें। आपके कुलदीप यादव उनके डगआउट में बैठे हुए, जसवाल 2 डबल सेंचुरी इंग्लैंड के खिलाफ बनाई, 1 सेंचुरी 5 टेस्ट सेंचुरी आईपीएल में की। वो ट्रैवलिंग रिजर्व के तौर पे चल रहा है टीम के साथ। नहीं, ट्रैवलिंग रिजर्व तो सर उनके जो थे वो वापस चले गए। शुभमान गिल जरा से डिसिप्लिनरी एक्शन पे उनको वापस भेज दिया उन्होंने। आपके पास अश्विन जैसा एक स्पिनर नहीं है, अश्विन की जगह ही नहीं है T20 टीम में। मेरा कहने का मकसद है आपको अपना बैकअप। सर इंडिया को तो चले छोड़ दें, अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं। आज जो अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को मैच मारा है, क्या मैच था जनाब वो, क्या वो टीम स्पिरिट था। पूरी टीम जो है वो पूरी जलन हुई हुई है। वो जिस तरह से जान मार रहे हैं, डाइवें मार रहे हैं, कैच पकड़ रहे हैं, यानी वो उन्होंने अपनी स्पिरिट से, उन्होंने एफर्ट से वो मैच जीता है। वो इतना कोई आसान मैच था नहीं। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ 148 डिफेंड करना ये नामुमकिनात में से एक चीज़ लगती है। वो जस्ट अपनी फाइटिंग स्पिरिट की वजह से ये मैच जीते हैं। हमारे लिए भी बड़ा पैगाम है इसमें सीखने के लिए। समर भाई, टीमें जीतती हैं अपने टीम वर्क की वजह से, अपनी यूनिटी की वजह से। आप देखें, कल एक खबर आई थी कि अफगान टीम के खिलाड़ी खाना खुद बना रहे हैं और सब साथ बैठ के खाना खाते हैं। खुद बना रहे हैं और खुद खा रहे हैं। हमारी खबरें क्या आ रही है, 2 वहां पे डिनर करने गए हुए, रात को 2 बजे कोई वापस अलहदा आए थे, क्योंकि हम टुकड़ों में बटे हुए थे। हम ग्रुपिंग का शिकार। जब कोई टीम यूनिटी में होती है, आपकी टीम यूनिटी में थी 2021 वर्ल्ड T20 में, आप सेमीफाइनल अनफॉर्चुनेटली हार गए थे कि वो 3 छक्के मैथ्यू वेड ने शहनशाह अफरीदी को मार दिए थे, वरना आप फर्म जा रहे थे, इंडिया को मारते हुए गए थे। जब यूनिटी होती है, टीम की बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होती है, जो हमने अफगानिस्तान की देखी, और ऑन अ डे उन्होंने बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। जी हाँ, यासिर भी साहब, ये पता नहीं लगता टीम मैनेजमेंट को कि टीम के अंदर ग्रुपिंग चल रही है। ये कैसे पॉसिबल है कि टीम मैनेजमेंट को पता ही ना चले जनाब के नीचे इतनी वर्स्ट किस्म की ग्रुपिंग चल रही है टीम के अंदर। इंटेलिजेंस होती है टीम के ऊपर, उन्होंने छोड़ी होती है सारा कुछ पता। देखिए, जब टीमें हारती हैं ना, तो छोटी बात भी बड़ी बन जाती है। हाँ, ठीक है, मतलब ग्रुपिंग एज सच कोई ऐसी नहीं हुई होगी। क्या ग्रुपिंग है यार, सारे लड़के तो जेलअप होते हैं, ठीक है, जब विकेट लेते हैं दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। ग्रुपिंग तो इन्होंने देखी नहीं है जो पास में होती थी। मतलब ग्रुपिंग्स तो वो थी यार जो पास में होती थी। अब तो बात बहुत ज्यादा चल रही है ना। अब क्या ग्रुपिंग्स हैं यार समर। अब मेरा मतलब है, गैरी क्रिस्टन ने भी बात जो की टीम के साथ जो उनकी हडल थी, उसमें भी ये वो कह रहे हैं टीम मैनेजमेंट नजर नहीं आ रही। मुझे नहीं लगता ये कोई इतनी
स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है कि पाकिस्तान हारा है। पाकिस्तान हारा है, पाकिस्तान ने यूएसए को लाइट लिया है, पाकिस्तान का होमवर्क नहीं था, ड्यू डिलीजेंस नहीं थी, उनको पता नहीं था कि यार हॉर्सेस फॉर द कोर्सेज कौन से हैं। उस्मान खान को हमने सिलेक्ट किया, हम सब कह रहे थे बहुत अच्छा डिसीजन है, ठीक है, लेकिन उससे वो नहीं हुआ। वहाँ पे सऊद शकील को होना चाहिए था, क्योंकि हमें कन्वेंशनल प्लेयर चाहिए। वेस्ट इंडीज़ में, अमेरिका में, जहाँ पे विकेट मुश्किल होती है, वहाँ पे आपको टेक्निकल प्लेयर जो है उस मुश्किल सिचुएशन से निकाल के देता है, ठीक है। फ्लुएंट उस तरह की पिचेस नहीं थी कि जहाँ पे उस्मान खान चल सकता। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि जो नज़र आया, जो लूप होल्स थे और जो हमारी कमज़ोरियाँ थी, उसकी वजह से हम हारे हैं। अफगानिस्तान वाला जो मैंने बात की थी पहले कि उसमें हमारे लिए क्या पैगाम है सीखने के लिए? व्हाट शुड वी लर्न फ्रॉम अफगानिस्तान? क्या सीखना हमने उनसे? अफगानिस्तान से सबसे जो मेन चीज़ जो नज़र आ रही है वो यूनिटी नज़र आ रही है उनकी। आपकी जो आप बात करें ना ग्रुपिंग वगैरह की, जब यूनिटी होती है ना तो उसकी रिफ्लेक्शन आपको ग्राउंड में नज़र आती है, ड्रेसिंग रूम की, तो वो नज़र आ रहा है। जैसे नसीम भाई ने अभी बात की कि यार वो खाना इकट्ठे बनाते हैं और मिल के खाते हैं, तो ये जो वसाइल देखें या वसाइल देखें, हाँ, जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन कमी नहीं होगी। स्पिरिट है कि यार हमने जीतना है, अपने मुल्क के लिए जान वसाइल की वहाँ पे भी उनको भी इंटरनेशनल वो अरीना पे है, इंटरनेशनल स्टेज पे है, 5 स्टार होटलिंग है, उनकी पैसा माशाल्लाह वो भी कमा रहे हैं। लेकिन आपने बाज़ दफ़ा ना वाइब्स को क्रिएट करना पड़ता है। आपने आपने अपना माहौल बनाना पड़ता है टीम के अंदर। वो यूनिटी के लिए आप अपनी उससे नीचे आते हो, थोड़ा सा अपने आप को हम्बल करते हो, अपनी ईगो को मारना पड़ता है। बड़ी चीज़ें हैं जो आपको टीम को आप यूनाइट करते हैं और फिर जाके आप ग्राउंड में उसका आपको नजर आता है रिजल्ट, और बहुत से ऐसे रिजल्ट्स आ जाते हैं जो आपके एक्सपेक्टेशंस में भी नहीं होते। जी नसीम भाई, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं यासिर भाई की बात से इसलिए मुत्तफिक नहीं हूं कि जो यासिर भाई ने कहा कि ये टीम यूनिटी है और कोई ग्रुपिंग नहीं है, ये बात सही कह रहे हैं कि 90s के क्रिकेटर का जो लेवल था और वो ग्रुपिंग थी, वो उसका लेवल ही डिफरेंट था। उस वक्त अगर नहीं थी तो वरना तो बड़ा मसला हो जाता हमें अपने क्रिकेटर्स को बचाना। वो वाकई लेवल के क्रिकेटर थे। देखिए, जिस दिन मोहसिन नकवी साहब ने चार्ज संभाला था, जो पहली मर्तबा अपने खिलाड़ियों से खिताब किया था, आपको याद है, बड़ा फोकस उनका था कि मैं ग्रुपिंग बर्दाश्त नहीं करूंगा। जी हाँ, उन्होंने खिलाड़ियों को जिस तरीके से पहले बड़ा बेलिहाज भी हूँ, मैं बड़ा ख्याल करता हूँ, मैं साथ बड़ा बेलिहाज भी हूँ। और पहले दिन तो वो कोई बच्चे नहीं थे कि वो उठ के आए और वो जो फीडबैक लेके आए थे उन्होंने बात की थी, लेकिन उसके बाद फिर आप उन्हीं के साथ गए। फिर आपने सबसे बड़ा वो जो एक अगर ग्रुपिंग छोड़ी थी, वो चिंगारी पे आपने पेट्रोल डाल दिया, आपने शाहीन को हटा के बाबर को कप्तान लगा दिया। ये सबसे बड़ा ब्लंडर था जो इस T20 में आपको कॉस्ट कर गया। तो आप नसीम भाई, हमारा T20 कैप्टन चेंज हो रहा नहीं हो रहा? सर मेरे ख्याल में अगर कप्तान लगना चाहिए तो इन तीनों में होना चाहिए, ना शाहीन, ना बाबर, ना रिजवान। ये हमारी टीम। फखर जमान का नाम चल रहा है, कैसा नाम है? किसका नाम? फखर जमान का। मैं एग्री नहीं करता हूं इस नाम से, क्योंकि मैं 3 साल में लाहौर कलंदर्स के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे काम किया और 1 साल फखर उसमें कप्तान थे। मुझे वो कैपेबिलिटीज नहीं रखती है। आप फिर वो बाबर की तरह बाउंस बैक करेगा, ये फैसला मेरी अपनी जाती राय में। तो फिर जाहिर है कप्तान उसको बनाना जिसकी 11 में जगह बनती हो, फिर इसके अलावा कौन सी बेहतर चॉइस हो सकती है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपके लिए सोचना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैंने आपको कहा आप लॉन्ग टर्म प्लान ना सोचें, आप छोटे छोटे अपने प्लान लेके चले। सबसे पहले अपने नए लोगों को ग्रूम करें, अपनी बैंक आगे। सर, चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है पाकिस्तान के अंदर, अब 50 ओवर का अपने उसकी हमने प्लानिंग करनी है फौरी तौर पे इस मसले से निकल के बाहर। इसकी वजह से जल्दी वाइंड अप करना चाहिए। ये जो चल रही है सर्जरी वगैरह की बातें चल रही हैं, as soon as possible, जितनी जल्दी हो सके। और आप ये जल्दी फैसले कर लेने चाहिए थे। मेरे ख्याल है फैमिलीज गई हुई है, तो आप फैमिलीज का जाना तो समर भाई बड़ा मुश्किल काम होता है। आदमी खुद तो चला जाता है, खेल के आ जाता है, अब थोड़ा घूम के आएंगे तो मेरे ख्याल बात होगी। आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज वेटिंग फॉर दी रिपोर्ट्स ऑफ गैरी क्रिस्टन एंड वहाब रियाज। इनकी रिपोर्ट के बाद आई थिंक वो उसका प्लान होगा। आगे जो बड़ा इवेंट है पाकिस्तान के अंदर आ रहा है चैंपियंस ट्रॉफी का अगले ही साल, उसमें अब महीने रह गए, साल नहीं रहा, तो उसकी तैयारी हमारी हमें फौरी तौर पे शुरू नहीं कर देनी चाहिए टीम को बिल्डअप करने के लिए? देखिए, अभी कैंप लगा है पाकिस्तान टीम का, कराची में कैंप लग रहा है। अभी पाकिस्तान टीम की जो है वो अगली सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ है बांग्लादेश से, आई गेस। तो उसके लिए अनाउंस किए इन्होंने, प्लेयर्स अनाउंस किए। कुछ प्लेयर्स
मेरे ख्याल से मिसिंग है उसमें। हाँ, लेकिन फिर भी यही सर्कल बनता है प्लेयर्स का, तो मेरे ख्याल से तैयारी शुरू करनी चाहिए, लेकिन कुछ चेंजेस हैं वो बहुत ज़रूरी हैं जो करनी, कुछ चेंजेस बहुत ज़रूरी हैं और ये चेंजेस बहुत जल्द जो है कर देनी चाहिए। मज़ीद ताख़ीर जो है वो शायद क्रिकेट बोर्ड के लिए और टीम के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। बहुत शुक्रिया यासिर मीर साहब आपका और नसीम राजपूत साहब आपका अपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त है। आज की शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।